नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में इन दिनों लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड पर एक्टिव हो गई हैं। विपक्षी दल आप जानते हैं पहले यात्रा कर रहे थे, कार्यक्रम किए जा रहे थे। बीजेपी संगठन की आप बात करें तो बीजेपी संगठन भी अपने कार्यक्रम कर रहा था। अब सीएम मनोहर लाल भी जनसंवाद कार्यक्रम लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन सीएम के कार्यक्रम को लेकर सियासत और वार पलटवार भी तेज हो गया है। विपक्ष जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर हमलावर है। इसे चुनाव के वक्त जनता की याद आना करार दे रहा है, आरोप लगा रहा है, तो सीएम की ओर से भी पलटवार किया गया है। सीएम का कहना है कि विपक्ष में जनसंवाद को लेकर घबराहट है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीएम के जनता कनेक्शन से विपक्ष में टेंशन हो गई है, घबराहट बढ़ गई है? चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में अब राजनीति केवल बयानों और वार पलटवार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक योद्धाओं ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए मोमेंटम कायम रखने का प्रयास कर रही है, तो वहीं इनेलो भी परिवर्तन पदयात्रा कर रही है। विपक्ष जनता के बीच जा रहा है, तो वहीं अब सीएम मनोहर लाल सौगातों का पिटारा लेकर आमजन के बीच पहुंच रहे हैं। जी हाँ, जन संवाद कार्यक्रम के जरिए सीएम मनोहर लाल जनता से संवाद कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, तो कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। ऐसे में जन संवाद को लेकर विपक्षी दलों के हमले तेज हो गए हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हमला करते हुए सवाल पूछा है कि आखिर 9 साल तक वो जनता के बीच में क्यों नहीं गए और 9 साल के बाद अब उनको जनता की याद क्यों आई है। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, 2-2 दिन एक जिले में रुक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन के नजदीक गांव याद आ गए उनको। समझते हैं 9 साल सोते रहो, फिर गांव याद करो। उधर सीएम मनोहर लाल का कहना है कि ये विपक्ष की घबराहट है, क्योंकि जन संवाद कार्यक्रम से विरोधी घबरा गए हैं। करेंगे करते रहना चाहिए। बयानबाजी होगी तो मामला गर्म रहेगा। ये हमारा रूटीन है भाई। आखिर पहले भी अरे वो तो कहेंगे ही, जब वो घबराहट होती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अब उनको 1-3 दिन के दौरे से इतनी घबराहट हो गई है, और जो हमारी सारी टीम सारे फील्ड में उतरेंगे, इसका अर्थ ये थोड़ी कि गांव में हम जाते नहीं हैं, हमारे लोग पहले भी जाते रहे हैं। चूंकि भिवानी से जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज हुआ, तो भिवानी में सीएम ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी के एक बयान पर भी प्रहार किया। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बार बार आऊंगा तो उनको निश्चित रूप से उनको जो है दिन में तारे दिखाई देंगे और वो यहाँ से भागने की तैयारी अपना करेंगी। इसलिए मैं कब आता हूँ कब नहीं आता हूँ वो उसमें से विश्लेषण करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उन्होंने विश्लेषण किया कि हाँ जब मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है स्वाभाविक है। जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे करेंगे, हमारा प्रशासन भी उतना जागरूक। बहरहाल एक तरफ सभी पार्टियां इलेक्शन मोड पर आ चुकी है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल जनता से संवाद कर रही हैं, और 3 दिन भिवानी में तो अब अगला पड़ाव पलवल होगा, और इसी कड़ी में सभी 22 जिलों में सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। सीएम के कार्यक्रमों को बीजेपी के तीसरी बार सत्ता दोहराने के मिशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या वाकई सीएम के जनसंवाद से विरोधियों में घबराहट है, और सीएम के जनता के बीच में जाने से विकास कार्यों को कितनी रफ्तार मिलने वाली है। लिहाजा इतना जरूर साफ है कि जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चरम पर है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के सवाल ये कि सीएम के जनता से कनेक्शन से क्या विपक्ष की विरोधियों की टेंशन बढ़ गई है, क्या खलबली मची है, घबराहट है? सीएम के जनसंवाद से क्या विरोधी दलों और विरोधी नेताओं में, विपक्षी नेताओं में घबराहट है? विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है? क्योंकि हर एक पहलू पर बात होगी। विपक्षी पार्टी जो कह रही है उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि चुनाव आया तो जनता की याद आई। कांग्रेस जो कह रही कि 9 साल से जनता की याद क्यों नहीं आई, और अब चूंकि चुनाव करीब है तो अब जनता के बीच जा रही बीजेपी पार्टी, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे। तो जन संवाद से एक और पहलू ये कि क्या विकास को नई रफ्तार मिलेगी, क्या जो योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, तेज रफ्तार से पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज जो सवाल रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, इस पर भी चर्चा होगी। और सीएम जो कह रहे हैं कि विपक्ष या विरोधी नेता, विरोधी दल घबरा गए हैं, तो क्या वाकई घबराहट, बौखलाहट है? इसे लेकर भी हम सवाल पूछेंगे।
आइए चर्चा की शुरुआत करें। बीजेपी से हमारे साथ विजयपाल अहलुवालिया जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी चर्चा में जुड़ गए हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग जी आज कांग्रेस पार्टी से करेंगे। थैंक यू। सीएम ये कहते हैं कि घबरा गए हैं आप लोग जनसंवाद कार्यक्रम से। ज्योति जी, हर एक पार्टी का और हर एक व्यक्ति का जनता के बीच रहने का, जनता से संपर्क करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री जो ई मैदान में आए हैं और वो भी देखिए किस प्रकार जनता से मिल रहे हैं, कूपन देकर। मैं कल बिहानी था, बिहानी जिले में मेरे 3-4 प्रोग्राम थे। लोगों ने बताया, धनाना गांव में भी था मैं। अच्छा। बोला उन्होंने कूपन दिए भी, आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आओगे, मीटिंग में आओगे। बंद कमरा में उन्होंने लोगों से संपर्क किया, उनकी बात सुनी। जहां तक कांग्रेस पार्टी जनता के बीच खड़ी है और खुलेआम, कल भी हमारे कम से कम 6-7 कार्यक्रम थे। आपने देखा सिसाई गांव के अंदर 10,000 व्यक्तियों का कार्यक्रम रखा हुआ था और इसी प्रकार धनाना के अंदर भी 12-13,000 आदमी थे। बिहानी में प्रोग्राम था। इसी पर अनेकों गांवों के आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही बजरंग जी, आएंगे आपके पास। बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया लें, उसके बाद आप उत्तर अपना कंप्लीट कीजिए। आवाज बिल्कुल सही आ रही है। विजयपाल जी, आवाज कम है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, आवाज नहीं है, या फिर दूसरे विरोधी दलों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव करीब है तो अब जनता के बीच जाना याद आ गया, आपके क्या कहेंगे? पहले तो चुनाव नजदीक नहीं है, चुनाव 2024 अक्टूबर में है। आपकी आवाज नहीं मिल रही विजयपाल जी। हेलो हेलो, हाँ जी जी, अब बोलिए। आज देखिए, चुनाव नजदीक नहीं है, चुनाव 2024 में है और 2 साल का समय कोरोना के अंदर चला गया। हरियाणा के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ, अभूतपूर्व योजनाएं बनी और ऑनलाइन के ऊपर कितना सिस्टम ठीक हुआ, पारदर्शिता कितनी आई, कितने लोगों को घर बैठे लाभ मिला और जनता सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। और बजरंग जी की मैं बात सुन रहा था, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, इनको ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी ओपन के अंदर जनसभाएं कर रहे हैं। आज पत्रकार हैं, सभी लोग हैं और जब मुख्यमंत्री जी किसी भी गांव में जाएंगे, चाहे वो गांव के अंदर गांव का भी विकास होता है, लोगों की समस्या भी सुनी जाती है और मुख्यमंत्री जी नीचे तक जो स्कीमें हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने लागू की, उसका क्रियान्वयन कितना हुआ, इसके ऊपर भी उन्होंने नजर रखी है। और हर मौके के ऊपर कहीं भी कोई बात किसी ने रखी, उसकी मौके पर सुनवाई कर उचित समाधान किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ये कदम सराहनीय कदम है। ठीक है, विपक्षियों में इसकी बुखलाहट है, वो उनका विषय है, वो बुखला क्यों रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो हर 90 के 90 हल्के में जाएंगे और उन्होंने 90 के 90 के हल्के में समान ग्रांट दी है। उनका एक ही नजरिया है कि हमने समान विकास कराना है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री जी का एक ही दृष्टिकोण है कि सभी वर्गों का साथ लेकर, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई पिक एंड चूज की पॉलिसी ना हो। निश्चित रूप से इतना बड़ा सराहनीय कदम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उठाया है और उसका जनता को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। जब कोई योजनाएं आती हैं, अगर कहीं किसी भी 1, 2, 10 व्यक्ति को कमी आती है, कई बार क्लैरिकल मिस्टेक जैसे ऑनलाइन के अंदर कोई सिस्टम होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है, उसको दूर करते हैं हम। और निश्चित रूप से इन सराहनीय कदम को जनता तो सराह रही है, लेकिन विपक्ष के गले में ये हजम नहीं हो रही। अब ये तो हमारे बस की बात नहीं, विपक्ष जाए, जनता के बीच में जाए, उनका अपना हक है, अपनी बात रखे। और मुख्यमंत्री जी को जो मिला है, और अगला कार्यक्रम जनसंवाद का मैं बजरंग जी को बता दूं, पलवल के अंदर है। और निश्चित रूप से आने वाला समय के अंदर हर जिले के अंदर मुख्यमंत्री जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के साथ संवाद होगा, उनके सुझाव होंगे, उनकी शिकायत होगी, सबका मौके पर समाधान किया जाएगा। बजरंग दास जी,
जनता को अगर अच्छा लग रहा है, जनता की शिकायतें सुनी जा रही है, जनता को समाधान मिल रहा है, योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों? और विजयपाल जी तो कह रहे हैं आप लोगों में बौखलाहट है, सीएम ने कहा घबराहट है आप लोगों में जनसंवाद से। किसी प्रकार की कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति जी बुखलाहट की जो बात बता रहे हो, बुखलाहट तो है मगर सरकार के बुखलाहट है। अच्छा। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता जो घर घर संपर्क कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जनता के अंदर मिल रहा है। जनता इस सरकार से, प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, आड़ती सब दुखी है और मुक्ति चाहते हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री जी 3 दिन बियानी के अंदर रहे। बियानी में क्या बोलते हैं, सरपंच 50 लाख रुपए लगाकर सरपंच बन गया। ये वो 50 लाख की वसूली करने के लिए ये काम करना चाहता है, इसलिए हमने इन पे पाबंदी लगा दी। हम बेईमानी नहीं होने देंगे। इसका मतलब सरकार के चुने हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ये अपमान करते हैं, उनको मतलब बदनाम करने की एक कोशिश। पहले कृषि मंत्री चोर कहता था, ये भी उन्होंने 50 लाख का लागत का आरोप लगा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पंचायत मंत्री जहाँ सरकार की नीति है कौन सा काम बता दे भी। हमने किसान ये पोर्टल खेल रही है सरकार। क्या है, 21 मार्च को विधानसभा के पटल के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 1 हफ्ते के अंदर जो किसान की फसल खराब हुई है, सरसों है, गेहूं, उसकी स्पेशल गिरदावरी करके 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा देंगे। कहाँ है, आज 15-16 दिन बीत चुके हैं, कौन सी स्पेशल गिरदावरी होगी है? इनसे पूछिए। जहाँ सरसों की खरीद है मंडियों में, कौन खरीद कर रहा है? आप देखिए 4200 से लेके 5000 तक सरसों रुल रही है, 5450 MSP है, सरसों खरीद नहीं कर रहे। 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू कर दी। 408 मंडियां, यानी कि मंडियों के अलावा गांवों में जो सेंटर बनाए हैं परचेज के लिए गेहूं के, मगर आज तक मंडी के अंदर मूलभूत सुविधा नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, तक बोरिया आज तक उपलब्ध नहीं करवा सकते। हाँ। चलिए सर, चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। रजवन जी, अभय चौटाला भी दुड़ा के उन्होंने किसानों को कुट्टा, छात्रों को कुट्टा, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी महिलाओं को कुट्टा। इन्होंने समझौता किया नगर पालिका के कर्मचारियों से। वो दिवाली के समय के अंदर बहुत सारी बातें हैं और आपके पास तो बहुत सारे आरोप हैं। आप तो उस वायदे से मुकर, ठीक है, आप सरकार पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, आपकी बात आ गई। सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रजवन जी, अभय चौटाला भी पदयात्रा कर रहे हैं और दावा है कि परिवर्तन आएगा इस यात्रा से। सीएम साहब भी जनता के बीच जा रहे हैं, हालांकि सीएम ही कहते हैं रूटीन का काम के हम जनता के बीच ही रहते हैं। नहीं, सीएम साहब, लेकिन मेरी साथ साथ सीएम ये भी कहते हैं कि जब बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे तब क्या होगा विपक्ष का? अभी से इतनी घबराहट? देखिए, नहीं, किसने कहा घबराहट है? आप इस चीज को दूसरे पक्ष से देख रहे हैं। मैं जो बताता हूँ वो चीज है, आप सरकार के पक्ष के जो सरकार के प्रवक्ता है वो बता देंगे। लेकिन हकीकत ये है मैं तो सीएम का बयान, मैं सीएम के बयान का जिक्र करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस पक्ष को देख रही हूँ। मैंने तो अभय चौटाला की बात का भी जिक्र किया कि परिवर्तन आएगा, तो क्या परिवर्तन आ गया? और क्या ये ठोस बात है, ये आधार है कोई कि परिवर्तन आएगा ही आएगा? मैं आप लोगों के पहलू की भी बात कर रही हूँ, मैं सरकार की भी बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं ज्योति, जब मैं क्लियर कर देता हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू की तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आज जनता के बीच में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने से रोका जा रहा है। जनता से सीधा संवाद करने के लिए अगर वो विधानसभा में बोलते थे तो वहां पे उनको रोका जा रहा था। जब भी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, उनका माइक बंद करने का काम किया, तो वो सोचा क्यों ना जनता से रूबरू हो। चौधरी देवीलाल की जो नीति थी उसको अपनाकर वो जनता से रूबरू हुए और परिवर्तन यात्रा उन्होंने निकालनी शुरू की। और उन्होंने एक बात बयान दिया था कि आज जो सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, सीएम है, वो एसी बंद कमरों में बैठकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बोला मेरा परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद ये है कि जब मैं परिवर्तन यात्रा निकालूंगा तो सरकार के नेता मंत्री सारे जनता के दरबार में ठोकरे खाएंगे, वहां पर धक्के खाएंगे, गांव-गांव अगर इनको धक्के नहीं खिला दिए तो मेरा नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं। और ये आप ये कह रहे हैं कि सीएम अगर आया तो विपक्ष का परेशान हो गया। विपक्ष परेशान नहीं हुआ है।
ये चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब से अपनी यात्रा निकाली है, आप मान के चलिए सरकार हवाई और उनके जो वायदे थे अच्छा, उनकी पोल खुलने लगी है, तो सरकार अपना कहीं ना कहीं बचने के लिए। फिर तो कांग्रेस ये कहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद आप लोगों को याद आई पदयात्रा, फिर तो ये तब से चला रहा है कि राहुल गांधी पदयात्रा लेकर हरियाणा पहुंचे, इसके बाद अभय की ओर से भी ऐलान कर दिया गया। मैं ज्योति जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, राहुल जी की जो यात्रा थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, वो लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा थी, और हरियाणा में उन्होंने 2 जिले या 3 जिले कवर किए थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला की यात्रा 7 महीने की है, लगभग 4200 और 4200 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरे हरियाणा में रहने वाली है, 7 महीने की यात्रा रहने वाली है। और राहुल जी की जो यात्रा थी वो 4 जिलों से होकर वो अपने साइड में चले गए, उस यात्रा से इतना प्रभाव नहीं पड़ा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जब गांव-गांव जनता से जाकर संवाद कर रहे हैं, जब लोगों का वहां पर जन समर्थन उनको मिल रहा है, उससे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। सरकार को ये पता लग गया कि अब जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विश्वास जताने लगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता मान चुकी है, और उससे घबराकर सीएम साहब ने गांव-गांव जाकर और अपना ये जनता का जो दरबार लगाने की बात कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जहां पर भी जाता है गांव का विकास होता है। मैं बिल्कुल मानता हूं, मुख्यमंत्री जहां पर भी जाएगा गांव का विकास होता है। क्या मुख्यमंत्री जी को 8.5 साल बाद याद आया है कि मैं गांव में जाऊंगा तब गांव का विकास होगा? इससे पहले मुख्यमंत्री जी इसका मतलब तो सोए हुए थे ना। चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो पदयात्रा थी, उस पदयात्रा से सरकार अगर जाग रही है, कहीं ना कहीं जनता का अगर फायदा हो रहा है, तो इस पदयात्रा से हमें और क्या चाहिए? हम जनता का काम कराने का इच्छुक है। हम जनता को, सरकार को उसके वायदे, उनके जो काम है, वो उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए हम जनता के बीच में गए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ये पदयात्रा सफल हुई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वहां पे बेरोजगार युवा मिले हैं, उन युवाओं ने बताया कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वहां पर हमें कर्मचारी मिले, कर्मचारी ओपीएस की डिमांड को लेकर बैठे हैं, वहां पर महिलाएं मिली है, उन महिलाओं की समस्या, आंगनबाड़ी कर्मचारी मिले हैं, स्कूल के गांव के जो जनता है वो कहती है कि आज सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है, वहां पर अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसको सुधारने में ये नाकाम रहे। अब बात अगर ये करें, ये बात करके आए थे कि बोलो हम नए मेट्रो का विस्तार करेंगे, हरियाणा में एक सिंगल पिलर नहीं लगा मेट्रो का, ये बात करके आए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कहाँ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये बात कर रहे थे कि हम नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नए कॉलेज खोलेंगे, कहाँ है ये नई यूनिवर्सिटी? कोई इनको बताए तो सही। ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, हरियाणा में कोई एक स्मार्ट सिटी, ये पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, हरियाणा में कोई एक स्मार्ट सिटी की तो बात करें, इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। एक मिनट ठीक है, आपकी बात का निचोड़ ये है कि अभय चौटाला की यात्रा से घबराहट है। आप ये कह रहे हैं कि घबराहट अगर किसी बात की है तो अभय चौटाला की पदयात्रा की पूरी कर देता हूँ। इन्होंने उसी का परिणाम है, आप मान रहे हैं अपना, इन्होंने निजी विकास किया है इन्होंने। ठीक है, आपने बात शुरू में कह ही दी है। जादौन साहब, सीएम साहब कहते हैं कि ये घबराहट है विरोधियों में, और इतना तो साफ है कि बार पलटवार तो तेज हो गया है सीएम की जनसंवाद यात्रा को लेकर। केवल एक डिस्ट्रिक्ट सीएम ने अभी कवर किया के और बयानबाजी तेज हो गई है। इधर कांग्रेस ये कहती है कि हमें कोई बौखलाहट नहीं, सीएम केवल चुनाव को करीब देखकर कर रहे हैं। रजवंत जी ये कह रहे हैं कि ये तो अभय चौटाला की पदयात्रा की घबराहट है, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये आम आदमी के बीच में पहुंचे हैं तो सब अपना अपना जो है दावा तो करेंगे ही कि हमें इतना समर्थन मिल रहा है। अब वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं भिवानी जिले में जनसंवाद करने गया, की जो प्रतिक्रियाएं आई है उससे लगता है हम लाभार्थियों से मिले हैं, हमारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिले हैं और वो संतुष्ट हैं, हमारे योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों से वो संतुष्ट नजर आए हैं, तो उनका ये कहना है। इधर इनेलो की पदयात्रा भी, जब अभय सिंह जी अपनी पदयात्रा पर है तो उनका भी कहना है बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और ये परिवर्तन का संकेत है। तो ये सब ऐसा है कि लोग सुनने, तो आजकल एक ट्रेंड राजनीति में ये हो गया है कि लोग सुनने तो पहुंचते हैं, लेकिन उन सब का वोट में बदलना बहुत निश्चित नहीं होता। वो तो ये देखने की बात होती है कि लोग जो है सुन के क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और ये मैं अपनी एक और बात ऐड करती हूँ इसमें, ये हमने इनेलो को लेकर देखा, बड़े चौटाला साहब को सुनने के लिए या चौटाला परिवार को सुनने के लिए लोग तो बड़ी संख्या में आते रहे, लेकिन सालों तक ये परिवार, ये पार्टी सत्ता से दूर रहा, क्योंकि जो लोग सुनने आए वो वोट करेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है, या उनको वोट में कन्वर्ट कर पाना मुमकिन होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो ठीक कह रहे हैं आप ये कि जो लोग सुनने पहुंचते हैं, सुनते हैं, शामिल होते हैं कार्यक्रमों में, वो वोट देंगे नहीं देंगे ये बात की बात है। देखिए, ऐसा है कि इनेलो की तो जो भी जनसभाएं होती रही हैं उसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते रहे,
लेकिन आप देख लीजिए कि फिर मतदान की स्थिति क्या है। और अब अभी भी पार्टी के विभाजन के बावजूद काफी अच्छी संख्या में इनकी जनसभाएं होती रही हैं, लेकिन लोग वो सारे जो लोग जमा होते हैं वो सारे वोट में नहीं बदलते। और भी नेताओं के ऐसे उदाहरण हैं। यूपी में राहुल गांधी ने सभाएं की, रैलियां की, बड़ी संख्या में लोग जुटे, लेकिन कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिले, उतने परसेंटेज में वोट नहीं मिले, न उतनी सीटें मिली। तो ये देखने की बात है। भीड़ जो है, अब ठीक है कि भीड़ का एकजुट होना एक प्राइमरी शर्त है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वोट में बदल जाए। आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों का एकजुट होना, आपके कार्यक्रम में पहुंचना, वो एक शर्त है, वो जरूरत भी है, लेकिन वो सब वोट में बदल जाएंगे इसकी कोई गारंटी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ठीक है कि वो लाभार्थी, अब ये भी सुनने में आया कि भिवानी जिला जो है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला जिला है, तो वहां लोगों का ये रिएक्शन आया है, वो ठीक है, वो मुख्यमंत्री का आशावाद है। वो हो सकता है कि वो उसको लगता हो कि अगले जो है ना तीसरे टर्म की भी हम जो है सफलता हासिल करेंगे, तीसरे टर्म में भी। तो ये उम्मीद बधा रहा है उनको, लेकिन देखना कि पूरा हरियाणा क्या कहता है, ये देखने की बात है। बिल्कुल विजयपाल जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। कांग्रेस तो शुरुआत से बात करी जब से सीएम साहब ने यात्रा शुरू की कि पहले सीएम कहां थे। हालांकि हम देखते हैं उनके कार्यक्रम, जनता से बात वो करते हैं, संवाद करते हैं। इनेलो ये कह रही है कि अभय चौटाला पहले ही कह चुके थे कि वो जैसे ही धरातल पर जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद सभी दलों में खास तौर पर सरकार में खलबली मचेगी। आपको आवाज मिल रही है विजयपाल जी? हाँ जी अब आ रही। हेलो। तो आपने कांग्रेस को सुना, जो आरोप पहले से था कि अब चुनाव करीब हैं। इनेलो की ओर से, अभय की ओर से पहले ही कहा गया था कि वो जैसे ही जनता के बीच जाएंगे दूसरे दलों में खलबली मचेगी। वो खलबली अब बीजेपी में भी मची है, सरकार में भी उसका असर दिख रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का एक नजरिया होता है, हम उनको रोक नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हरियाणा की जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी सदा रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर सभी महापुरुषों की जयंती मनाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि निश्चित रूप से हर वर्ग ने इसको सराहा है। और हजारों की भीड़ उन कार्यक्रम में आती है, और उन कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश मुख्यमंत्री ने दिया और उस संदेश से जनता को जो लाभ मिला वो बड़ा सराहनीय है। अब दिक्कत क्या विपक्ष की, अब इनेलो अप्रासंगिक हो चुकी है। अब उनका अपना एक तरीका है काम करने का। उनको अगर ये लगता है कि भाई हमारी पदयात्रा करने से बहुत कुछ होता है, पहले पदयात्रा कर लेते। अब निश्चित रूप से ये बुखलाहट है। ये बुखलाहट, इनको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी आए हैं, और मुख्यमंत्री जी आए हैं तो जनता के बीच में आएंगे, जनता की शिकायतें सुनेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी जनता की शिकायतें सुनी है, जनता के बीच में रहे हैं। जनता जब चुनाव का समय आएगा जनता फैसला कर देगी। ठीक है। लेकिन एक चीज विपक्ष की मुझे समझ में नहीं आ रही, जो बड़ी चिंतनीय है। उस मुख्यमंत्री को इनके एमएलए 5-5 करोड़ रुपए की ग्रांट लेकर अपने अपने हल्के में लगाए। आज तक चाहे कांग्रेस का सरकार रही हो, चाहे चौटाला साहब की सरकार रही हो, किसी भी अपोजिशन के एमएलए को इतने पैसे दिए हो, 1 रुपया नहीं मिलता था अपोजिशन के एमएलए को। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 90 के 90 हल्के के लिए ग्रांट दी है। अब इसकी भी चर्चा इनको अपनी अपनी बात में कर लेनी चाहिए। एक बड़ी बात जो बार बार कही जाती है, बजरंग दास जी, आपकी बातों का भी हम जिक्र करेंगे आगे। बजरंग दास जी, एक बड़ा बदलाव पिछले करीब 9 साल में ये बताया गया, सीएम भी कई बार इस बात को कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री या तो हिसार के होते थे, या सिरसा के होते थे, या फिर रोहतक साथ लगते सोनीपत के। लेकिन अब बदलाव ये है कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के सभी 22 जिलों के हैं, सभी 90 हलकों के हैं। पिछले टेन्योर की बात करें, सभी 90 हलकों में रैलियां की गई। इस बार सभी 22 जिलों में सीएम जाएंगे। सवाल तो सुनिए, तो अगर सीएम वहां भी जा रहे हैं जहां विपक्ष के विधायक हैं, विरोधी विधायक हैं, तो इस बात की क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए बजरंग जी? ज्योति जी, इस बात की किसी को दिक्कत नहीं है। ना किसी ने ये कहा भी मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं हलकों में, क्यों विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, उनका अधिकार है। हर एक व्यक्ति का अधिकार है। मुख्यमंत्री है, जो सरकार है,
इनका तो राइट है नहीं, आम जनता का भी राइट है, हर एक विपक्षी पार्टी का भी राइट है। मगर जहां बुखलाहट की बात कही है, वो मैं बताना चाहता हूं, बुखलाहट तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर है, सरकार दबाव के अंदर है। सरकार को पता लग चुका है कि उनकी पैरों के नीचे जमीन नहीं बजरंग दास जी, मेरा सवाल पीछे छूट गया। ये जो टैग ये आरोप पहले लगते रहे कि रोहतक सोनीपत के ही सीएम हैं या हिसार के ही, सिरसा के ही सीएम हैं, तो अगर पूरे राज्य में जाएंगे, पूरे राज्य के लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे, पहले भी रैलियां कर चुके हैं, तभी तो इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे ना कि क्षेत्रवाद को खत्म किया गया हरियाणा में। नहीं, ऐसे ज्योति जी मैं यही बताना चाहता हूं, आपकी लाइन पे ही आ रहा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 टर्म रहे। उन्होंने ऐसा कोई जिला बता दो उस जिले के अंदर 50-50 बार कार्यक्रम ना करे हो, सीधा संपर्क ना रखा हो। और एक खास बात और थी, उनकी कोठी पे सुबह तांता लगता था, कोई भी व्यक्ति। देखिए हुड्डा साहब हरियाणा के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के भी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में तो आपकी पार्टी के मंत्री भी आरोप लगाते रहते थे कि हमारे इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है। पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्रिमंडल में रहते हुए कहते थे कि हमारी चलती नहीं है। जहां मुख्यमंत्री जी जाते थे, जलसे कार्यक्रम करते थे, वहां पब्लिक के अंदर खुला दरबार खुद सड़क पर चलकर एक पर्ची लेकर लोगों की शिकायत सुनते थे। अरे आज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हरियाणा को कर्जे में डुबोने का काम किया है, कर्जा लेके मलाई खाने का काम किया है। हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिनके राज के अंदर क्राइम नंबर 1 के ऊपर, केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं हरियाणा क्राइम के अंदर नंबर 1 के अंदर है। हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, मैं नहीं, केंद्र सरकार के सरकारी आंकड़े। यहाँ तक कि बेरोजगारी में बलस्थान पर, महंगाई पर इन्होंने काम क्या किया है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। कर्जा लेकर मलाई खाने का काम किया इन्होंने। एक काम तो किया, 8,11,000 गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड काट दिए। लाखों जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब ताई थी, ताऊ थे, फुफ्फे थे, उनकी वो पेंशन काट दी, जिंदा लोगों की पेंशन काट दी। ये तो वो सरकार है, हम लोगों के बीच जाते हैं, हम बताते हैं इस सरकार ने किस प्रकार जाति कर रखी है। ये महंगाई है, बेरोजगार की है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, गांवों में सब चीज बताते हैं। और ये बताते हैं जब हमारा राज आएगा, इन्होंने कहा था 5100 रुपए के बुढ़ापा पेंशन करेंगे, इन्होंने नहीं कही। 3750 अटके हुए हैं। ये जेजेपी ने कहा था, ये आपके सामने ने कहा था 5100, बीजेपी ने 3100 कहा था। जेजेपी कौन है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है इस पर। मैं कहूँ जेजेपी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए कहा था, मैं कह रहा हूँ 5100 कहा था जननायक जनता पार्टी ने। आप मेरी बात सुनिए ज्योति जी, जेजेपी कौन है? जेजेपी पार्टी जो है सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री बना हुआ है कि उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है। फिर भी लो, हमने कहा 6,000 बुढ़ापा पेंशन, अगर हमारी सरकार हरियाणा बनेगी पहली कदम से 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे और 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जो 1150 कर दिया। राजस्थान के अंदर हमने 500 की घोषणा करी है, वो करेंगे हम 500 का, हम वो करेंगे। जो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन काटी है जिंदा लोगों की, उनकी पेंशन प्रथम चरण के अंदर लगाने का काम करेंगे। जो भी राशन कार्ड काटे हैं, जो उचित राशन कार्ड है, सबको उनके पीले राशन कार्ड बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे अभी महंगाई है, महंगाई की मार। अब की बार जल्दी बात कंप्लीट कीजिए आप। 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, दे दिया है जी, ठीक है, बात कंप्लीट हुई आपकी। ये कहते अब की बार भाजपा सरकार नहीं। मैं कंप्लीटली में एक मुद्दा और मैं रहता हूँ, आप सारे मुद्दे एक ही उत्तर में कैसे बताइए? आप देखिए इन्होंने कितने वायदे करे, तो अभी सारा घोषणा आपने अपना घोषणा पत्र भी पढ़ दिया अगली बार का, जो दीपेंद्र हुड्डा वादा करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा वादा करते हैं। आपने जेजेपी और बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ दिया, चुनावी वादे। संक्षेप में बात करिए ना। सरकार ने कहा कि हम फैक्ट्री के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं मेरे साथियों से पूछना चाहता हूँ, सरकार के मुख्यमंत्री भी आपने 75% युवाओं को नौकरी देने की बात करी, आपने कोई
50 आदमी को भी नौकरी दो के माध्यम से दी हो तो उनमें 50 का नाम गिना दे, मैं मान जाऊंगा। आपने सभी विषयों पर बात कर ली है। रजवन जी, जिस बात को लेकर मैंने बजरंग जी से भी सवाल पूछा कि पहले एक जिले के मुख्यमंत्री होते थे, सिरसा का भी जिक्र होता है जिसमें, तो अब एलनाबाद से विधायक है अभय चौटाला। सीएम ने पिछली बार रैली भी की थी, दावा ही सभी 90 हलकों में की गई पिछले कार्यकाल में। अब जनसंवाद कार्यक्रम लेकर सीएम पहुंचेंगे सिरसा, तो जाहिर है एलनाबाद भी पहुंचेंगे। तो ये तो एलनाबाद के लोगों के लिए अच्छी बात हुई ना कि सीएम खुद आएंगे, योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे। ज्योति जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये सभी को पता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलता था, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला है तो वो सिरसा में भी चला था, वो सोनीपत में भी चला था, वो महेंद्रगढ़ में भी चला था, वो फरीदाबाद में भी चला था, वो रेवाड़ी में भी चला था। ये चीज किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो किसी एक जिले में चला हो। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं आज रेवाड़ी जिले में बैठा हूं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, आज भी मैं इस चीज के लिए चैलेंज करता हूं कि रेवाड़ी जिले की परियोजनाओं के बारे में अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम किए थे वो आज तक भारतीय जनता पार्टी उनको रिपेयर तक नहीं करा पाई। अगर उन्होंने सड़क बनवाई थी, सड़क को रिपेयर 8 साल में, 8.5 साल में रिपेयर तक नहीं करवा पाई है। ये कैसे हम मान लेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक जिले का विकास कराया? उस समय में हर जिले के लिए काम होते थे, हर जिले से युवा लगते थे, हर जिले के मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर ये कहेंगे तो कोई ऐसा जिला हमने नहीं छोड़ा कि जहां पर काम ना हो। समान विकास काम अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। रजवन जी, 19 साल से सत्ता से बाहर गए, आप कैसे कह देते हैं कि रोड रिपेयर भी नहीं हुए हैं? जी, इस दौरान तो 10 साल तो हुड्डा साहब का भी कार्यकाल रहा, 9 साल। मैं किसी से छिपा हुआ चीज नहीं कर क्या वाकई आप रेवाड़ी की जनता आपको सुन रही है? आप ये मान रहे हैं कि चौटाला सरकार में जो सड़कें बनी उनकी भी मरम्मत नहीं हुई है, नए रोड बनना दूर की बात है? आपकी क्या बात कर रहे हैं ज्योति जी? अगर मेरी बयान में किसी प्रकार की गलती हो तो आप अपने रिपोर्टर्स को, आप सुबह अपने रेवाड़ी जिले के अपने रिपोर्टर्स को एक बार भेज के देखना कि गांव की सड़कें जो गांव से फिरनी बनी थी, जो क्या उनको रिपेयर करा दिया गया है? उनको रिपेयर तक नहीं कराया गया है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कोई बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग को रिपेयर तक नहीं करा पाए हैं, मैं कैसे मान लूंगा कि सरकार ने कोई काम किए हैं? मैं तो खाली जिले की बता रहा हूं ना कि हर जिले का यही हालात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो भी काम कराए थे, अगर युवाओं को नौकरी लगाने का काम किया था, ये हकीकत है। आपको भी बताऊंगा, जिस 3206 टीचर जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले के बारे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने का काम किया था, शायद आपको पता नहीं होगा, 706 आदमी महेंद्रगढ़ जिले के लगे थे, और उस समय आरोप यह लगता था कि इन्होंने सिरसा जिले के लोगों का काम कराया था। तो ये हर जिले के अलग अलग युवाओं के लिए भर्ती योजनाएं लेके आते थे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता था। ये लोग तो, इन्होंने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया था। और आज जब चौधरी अभय सिंह चौटाला गांव-गांव जा रहे हैं तो लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, और लोग आज उनको उन्हीं के जो विकास कार्य हैं, क्योंकि सड़कों पर हम गए हैं, मैं खुद गांव-गांव जाकर देखा है, आज टूटी सड़कें पड़ी हैं, और ये कहते हैं कि हमने विकास किया। विकास इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको उस समय बताना भूल गया था, इन्होंने विकास कराया किस चीज का? इन्होंने अपने ऊंचे बिल्डिंग बनाकर इन्होंने अपने दफ्तर खोलने का काम किया है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो इन्होंने दफ्तर क्यों नहीं खोले थे? ये सरकार में आने के बाद इनके दफ्तर कहां गए? भ्रष्टाचार की जो जननी थी वो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये विकास की बात करते, विकास कहीं पर भी नहीं हुआ। जेजेपी जो इनके साथ गठबंधन करके आ रहे थे, वो जनता से वायदे करके आए थे कि क्या 5100 रुपए पहली कलम से करके देंगे। इनकी क्या पहली कलम टूट गई? इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो इनकी बातें हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। इनके हर बयान जो बीजेपी और जेजेपी के जो आते हैं उनमें विरोधाभासी होती है। अगर कोई भी अनशन होता है, कोई भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, बीजेपी का अलग स्टेटमेंट आएगा, जेजेपी का अलग स्टेटमेंट आएगा। सरपंचों के मामले में मंत्री कुछ कह रहे हैं जो जेजेपी पक्ष के हैं, जबकि उनका महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला अलग बयान दे रहे हैं। वहां पर अजय सिंह चौटाला सरपंचों के पक्ष में बोल रहे हैं, वहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना अलग बयान दे रहे हैं। इसको हम कैसे मान ले कि ये गठबंधन की सरकार है? हकीकत तो ये है, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। इनका गठबंधन तो टूट चुका है, मात्र औपचारिकता होनी बाकी थी। और उसी को लेकर आज ये जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जो जनता के बीच में गए थे, वो इनका जो कच्चा चिट्ठा लेकर गए थे और जनता के सामने इनकी पोल खोलने का काम किया था। आज एक मैं अभी जादून जी से सवाल कर जा रहे तो जनता इनसे सवाल कर रही है। आपने काफी सारी बातें कही, जनता इनसे सवाल कर रही है, इनके पास जवाब नहीं बन पा रहे। जादून साहब, देखिए एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि मनोहर लाल हाईकमान के सबसे फेवरेट हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, पहली पसंद के। पहले सीएम बनाए गए, उसके बाद दूसरी बार भी सीएम बनाए गए। और क्या अब जिस तरह से पूरे प्रदेश में वो जा रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से जोड़कर इसे देखा जाए,
अगर हम इसे चुनाव से जोड़कर देखें भी तो क्या ये मनोहर सरकार 3.0 की तैयारी है? एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार दोहराने की तैयारी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अब चुनाव में बहुत थोड़ा समय रह गया है, कुछ 4-6 महीने का ही समय बाकी है और सरकार भी जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कुछ चुनावी नजरिए से ही जनसंवाद कर रहे हैं। वो माहौल को गरमाना चाहते हैं, जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो लाभार्थियों, अब देखिए सेंट्रल लेवल से ही ये प्लान करके भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जो बिल्कुल निचले स्तर का तबका है आर्थिक रूप से, उनकी मदद की जाए। कोई उज्ज्वला योजना है, कोई अन्नपूर्णा अन्न योजना है, कोई ये अंत्योदय योजना है। तो इस तरह की योजनाओं से जो लाभार्थी लाभान्वित होंगे वो हमारा मतदाता वर्ग होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उनको यही आत्मविश्वास है कि हमारे जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे संवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कर रहे हैं, तो ये सब संवाद इसलिए कि उनको याद दिलाया जा रहा है कि सरकार तुम्हारे लिए ये काम कर रही है और आने वाले चुनाव में आप हमारे पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार रहिए। तो ये सब उस रणनीति के तहत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है विधानसभा चुनाव हुए, तब ये जाति समीकरण ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हैं और मुश्किल है इनको बहुमत मिलना। लेकिन वो जो लाभार्थी स्कीम है, उन लाभार्थियों ने इस तरह की योजनाओं के लाभार्थियों ने थोड़ा सीधा देखकर बात करें। जाति जो विभाजन था वो नाकाम हो गया। तो अब ये अब तक जो है इस सरकार को, केंद्र की सरकार को और मनोहर सरकार को पूरा भरोसा है कि हम जो योजनाएं लेके आए हैं, परिवार परिचय पत्र लेके आए हैं, उसके आधार पर 1 लाख रुपए सालाना कम आय वाले परिवारों का उत्थान करना है, उनके रोजगार मेले आयोजित करके उनको आगे बढ़ाना है। तो ये सब इसलिए है कि हम गरीब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और वो गरीब वर्ग हमें वोट दे। बिल्कुल। तो इस प्लान के तहत मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। अब ये देखना है कि समस्याएं भी बहुत हैं, केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं। अभी आम आदमी इतना परेशान है, सिलेंडर का भाव बढ़ता ही जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, कुछ और चीजें भी हैं, बिजली में भी टैक्स लग गया अभी हाल फिलहाल। तो ये सब बिल्कुल अंत्योदय की आप बात कर रहे थे और बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि 1,80,000 से कम सालाना आय वाले परिवारों को सरकार जो सुविधाएं योजनाएं दे रही है उसका चुनाव में भी खासा असर देखने को मिले। विजयपाल जी, बार बार सवाल वही उठकर आ रहा है कि 9 साल तक कहाँ थे, अभी जनता के बीच क्यों जा रहे हैं, ये केवल चुनावी है। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बजरंग दास जी कह रहे हैं वो भी तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करते थे। ओम प्रकाश चौटाला को लेकर रजवंत जी कहते हैं कि पूरे हरियाणा का समान विकास करवाया गया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस वक्त भी किया गया। आपको आवाज नहीं मिल रही विजयपाल जी। आवाज आ रही है? ठीक है, आप ईयरफोन थोड़ा ठीक से लगाएं। मैं आपसे एक बार फिर से सवाल करती हूँ कि बार बार आरोप है कि 9 साल तक कार्यक्रम नहीं हुए, अब भी इस बात को दोहराया गया। हुड्डा साहब भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, इनेलो की जब सरकार थी, बड़े चौटाला साहब भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करते थे और पूरे हरियाणा का समान विकास उस वक्त सुनिश्चित किया जाता था। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार थी, किसानों की जमीन किस प्रकार से इनके लोगों ने सेक्शन 4-6 लगाकर पहले कराया, फिर उसको रिलीज कराया, ये सबको पता है। और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी सराहनीय बात है कि अंत्योदय योजना के तहत जो निचले पायदान पर व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, उसका उत्थान करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं। निश्चित रूप से उन योजनाओं का उन गरीब परिवारों के अंदर बेनिफिट मिल रहा है और जब इस प्रकार का बेनिफिट गरीब लोगों को मिलता है तो गरीब लोग निश्चित रूप से उसके अंदर खुशी महसूस करते हैं और अपनी गरीबी हटाने के लिए हर व्यक्ति का हक है कि वो मैं गरीबी की रेखा से ऊपर आऊं। और हमने चिरायु कार्ड, जो पहले आयुष्मान कार्ड 1,20,000 का था, 1,80,000 का किया और ये 1,80,000 से ऊपर 3 लाख तक भी जो प्रीमियम देंगे, सिर्फ उन लोगों को भी
जो गरीब लोग थे, जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनको सुरक्षित किया। अगर कोई दिक्कत आएगी तो चिरायु कार्ड आपके पास है। और निश्चित रूप से गरीब लोगों को मुफ्त राशन देकर, जिनका निम्न स्तर पर हैं, उनको ये निश्चित किया कि आप किसी प्रकार से दिक्कत में ना रहें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वो चाहते हैं कि गरीब ना रहे, उसका आर्थिक स्थिति बढ़े। किस प्रकार से आर्थिक स्थिति बढ़े? विपक्ष को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी अंत्योदय के माध्यम से चाहते हैं कि हरियाणा का व्यक्ति 1,80,000 रुपए से ऊपर कमाए। उन्होंने छटनी की है, 50,000 से इनकम के जितने परिवार हैं, पहले उनको छाटा है, फिर 50,000 से 1,00,000 रुपए, फिर 1,00,000 से 1,80,000 रुपए। जो निचले पायदान के व्यक्ति हैं, उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उनको किस प्रकार से इस गरीबी से छुटकारा दिलाया जाए, इस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई है। निश्चित रूप से ठीक है, जो लाभ मुख्यमंत्री जी ने चर्चा को आगे ले अंत जाते वाले हैं। व्यक्ति तक दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, सही काम की इनको दिक्कत क्या रहती है विपक्ष को, जब सरकार के रिजल्ट आएंगे फिर कहेंगे फिर जीत गए। लेकिन इनको पता होना चाहिए, जनता ये चाहती है कि जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, जो केंद्र सरकार ने चलाई हैं, जो निचले तबके तक पहुंच रही हैं, उसका सीधा सीधा उनको चलिए, लाभ मैंने मिल तो रहा आपसे है। ये भी पूछा था कि ये लोग ये कह रहे हैं कि इनेलो की सरकार में भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे, हुड्डा साहब भी पूरे राज्य के लिए कार्यक्रम करते थे। ये मैंने पूछा। ठीक है, आपने योजनाओं का जिक्र किया। विषय दो थे। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा का दौरा नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा का दौरा नहीं किया। मेरा सीधा सीधा आरोप जो आपने कहा था कि उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होते थे, सिरसा जिले को एक विशेषाधिकार होता था। सीएम साहब ने चौधरी कहा। भजन लाल जी जब होते थे तो हिसार जिले को एक विशेषाधिकार होता था। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो रोहतक का एक वो होता था। ठीक है। ये सारी जनता की बात है। बिल्कुल, और ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी हरियाणा में कहा गया कि कभी सिरसा, हिसार, रोहतक की सरकारें होती थी, अब पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना। ये मैं अभी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हूँ। बजरंग जी इंतजार कर रहे हैं। बजरंग जी, एक बात जो आज सीएम ने कही प्रेस वार्ता के दौरान, अगर आपने सुना हो, परिवार पहचान पत्र को लेकर सीएम ये कहते हैं कि अभी मैं एक जिले में गया हूं और उसके बाद जाहिर है पूरे हरियाणा में जाना के, तो परिवार पहचान पत्र को लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी। जितना आप लोग ये राग अलापेंगे कि आपकी सरकार में इसे खत्म कर दिया जाएगा, उतना बीजेपी को फायदा होगा। ई टेंडरिंग को लेकर भी सीएम का कहना है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हम इसको लेकर आएंगे। देखिए ज्योति जी, सरकार की एक पॉलिसी है, जो जनता जिस चीज को नकारे, ये झूठ को सच बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम कैसे सच बनाएं? ई ट्रेडिंग की बात हो तो कहेंगे, पोर्टल की बात है तो कहेंगे, पहचान पत्र की बात है तो कहेंगे। अब मैं यही पूछना चाहता हूं, ये साथी कहते हैं हम गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों को हम आगे ला रहे हैं। इन्होंने तो गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है ज्योति जी। कि कभी जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, यानी कपड़े पर टैक्स नहीं था, इन्होंने उनके ऊपर भी टैक्स लगाकर गरीबों का तन का कपड़ा और गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। और कोई ऐसी सिस्टम बता दूं, इन्होंने टैक्सों पर टैक्स बढ़ाने का काम, आंकड़े दे सकता हूं। इन्होंने सब्जी फल जो हर एक आदमी खाता है उनको ही नहीं बख्शा, उस पर भी मार्केट फीस लगा दी। धान जो जिसपे 1% मार्केट फीस थी, उसमें 4% कर दिया। नया ट्रेड टैक्स जो भ्रष्टाचार का अड्डा जिसको बोलते हैं, एक रेडी वाला रेडी लगाता है, समोसे छोले बेचता है, किराने वाला है, जूते वाला है, जुराब वाला है, बर्तन वाला है। मैंने तो बड़ा मतलब मैंने तो आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा कि पीपीपी को जनता इसकी सराहना कर रही है, तारीफ कर रही है। आप लोग अगर कहेंगे हम लोग सत्ता में आए तो हम इसे खत्म कर देंगे, हुड्डा साहब भी कहेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर अगर कहेंगे हम लोग तो इसे खत्म कर देंगे, तो जनता तो इसको पसंद कर रही है, सीएम ये कह रहे हैं। और जितना आप लोग इस बात को रिपीट करेंगे, बार बार कहेंगे, उतना बीजेपी को फायदा, आप लोगों को नुकसान होगा। मैंने क्योंकि सीएम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे। नो इनको नुकसान है। मैं बता रहा हूं, पीपीपी हम पहली कलम से खत्म करेंगे। हमने ऑनलाइन की जो बात है, मैंने कम से कम हर मंडियों में दौरा कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसे में भी बोल रहा हूं भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों तरह से परचेज होनी चाहिए। ऑनलाइन नू बताइए, जो पहले सिस्टम था, किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में आता था, मंडी के गेट के ऊपर इनका मार्केटिंग बोर्ड का अधिकारी बैठता था, 3 पर्ची कटती थी, एक पर्ची सरकार के पास रहती थी मार्केटिंग बोर्ड के पास, एक किसान के पास, एक जाती थी पर्ची जिस आड़ती के पास वो माल लेके जाएगा, जिसकी ऑक्शन सरकार करवाती थी, एक पर्ची वहां। पूरा लेखा जोखा मार्केटिंग बोर्ड में होता था, एक दाना भी बगैर बोली के नहीं बिकता था, बगैर एंट्री नहीं बिकता था। किसान अपनी फसल लेके जाता था, 12 घंटे के अंदर उसकी बोली होकर अपने घर चला जाता था। आज पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल खेलते हैं, कभी उनका सर्वर डाउन है। मैं यही पूछना चाहता हूं, सरसों की जो परचेज हुई उसके अंदर 70% सरसों पोर्टल पर चढ़ी तक नहीं है। किसान का सरसों कैसे खरीदोगे आप? औने पौने में सरसों बेच दी, यही किसानों की दिक्कत है। हम ये कहते हैं तुम ऑनलाइन भी रखो, ऑफलाइन भी रखो, जिसको जैसे दूर तो सुविधा। विजयपाल जी, कांग्रेस इतने आरोप लगा जाती है, आप काउंटर नहीं कर रहे हैं। किसान बता दो देश का, आप क्या, आपको किसी बात से आपत्ति नहीं जो आरोप लगा रहे हैं? बजरंग देश का कोई किसान एमएसपी सरसों एमएसपी से ज्यादा बिकी, आपको पता है क्या? या तो आपको मंडियों के रेट का ज्ञान नहीं। आप मैं आपको बताता हूँ, बजरंग जी सुनने की कोशिश कीजिए। बजरंग जी पहले आप माफी मांगिए चैनल के ऊपर, एमएसपी से ज्यादा सरसों बिकी है। आप मंडी आप पहले इस चैनल पे माफी मांगिए कि किसानों की फसल एमएसपी से ज्यादा बिकी है, जो सरसों को एमएसपी से ज्यादा रेट मिला है। ये आपको पता ही नहीं है क्या? सरसों आप मंडी में जा नहीं रहे हो, आप ड्राइंग रूम में बैठकर मंडी की बात मत करो। अगर आपको पता, मैं आपको मंडी का नाम बताता हूँ, किसान का नाम बताता हूँ, आप जाकर तसल्ली करके कल बता देना। चाहता हूँ 5450 MSP है। आपको व्यवस्थाएं ठीक नहीं लग रही। अब नए युग का समय, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया। अब इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ज्योति जी, इनसे ये पूछो 5450 में MSP ये सरसों लेंगे क्या? कितनी अगर सरसों बिकी से ज्यादा फिर क्या करोगे? सरसों के मैं कल ही देता हूँ 1000 ट्रक सरसों के, बोलो लेंगे क्या आप? किसानों की सरसों जितना भी पोर्टल पे चढ़ा है, एक एक दाना लेंगे। 5450 में MSP बात लोगे? नहीं लेंगे। क्यों? हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। अंदर भी आपने बजरंग जी, हरियाणा के एक एक किसान का दाना खरीदेंगे, पहले भी खरीदा है। हमने बाजरे की भावांतर भरपाई फसल की है और हमने भावांतर भरपाई से किसानों का भला करा है। आप बोलने किसानों का भला करने वाली सरकार को अभी किसानों पर व्यापारियों पर ही आ गए आप लोग। बजरंग जी भी आप सुनिए, विजयपाल जी आप भी सुनिए, आखिरी कमेंट जाते हुए जेजेपी प्रवक्ता आए नहीं, हमने केवल विंडो तैयार की लेकिन वो नहीं आए, पूरी डिबेट गुजर चुकी है। बजरंग जी, मैं आपको मंडी का नाम बता रहा हूँ, आप बताओ MSP से ज्यादा सरसों बिकी कि नहीं बिकी? लूटने का काम किया। बजरंग जी अभी रुकिए सर, अभी रुकिए प्लीज, आप बजरंग जी रुक नहीं सकते। मेरा क्या पूछे सवाल जवाब दूंगा मैं। अभी आप सुनिए, आपका उत्तर आ चुका है और आप बहुत समय ले चुके हैं, आप काफी समय ले चुके हैं, उसकी पूरी कीजिए। आप काफी समय ले चुके हैं। अभी नहीं ऐसे नहीं चलेगा बजरंग जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, आप सुन नहीं रहे। 1600 में खरीदी, 1500 में खरीदी, किसान को 400 रुपए। बजरंग जी आप सुन क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ये क्या तरीका है बजरंग जी? क्या तरीका है? विजयपाल जी आप भी सुनिए अभी, आप देखिए। ठीक है, अभी आप रोजाना ये बातें बोलते हैं, फिर कभी इस पर बात कर लेंगे। रजवन जी, अगर ये चुनावी है, आप लोग जो मानते हैं सीएम का जो कार्यक्रम है, अगर ये चुनावी है मान भी लिया जाए, तो अगर जहां विरोधी दलों के विधायक हैं वहां भी, जहां बीजेपी जेजेपी के विधायक हैं वहां सीएम जाएंगे, उनके शिकायतों को सुनेंगे, योजनाओं को रफ्तार देंगे, समीक्षा की जाएगी तमाम चीजों की, तो चुनावी फायदा तो जाहिर है होगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, नहीं ये अब हकीकत में तो क्या है कि अभी तक इनकी जो घोषणाएं जो चल रही थी, जो योजनाएं जो चल रही थी, वो कागजों में चल रहे थे। अब धरातल पर जाकर मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि धरातल पर क्या हो रहा है। जनता वहां पर उनके जाकर पूछेगी तो सही कि 9,61,000 हमारी पेंशन जो काटी गई है वो इस फैमिली आईडी की वजह से काटी गई। हमारी प्रॉपर्टी आईडी की जो समस्याएं थी वो दूर नहीं हुई। अब वो जनता से डायरेक्ट रूबरू होंगे तो उनको भी तो पता लगेगा ना कि समस्याएं क्या थी। जिस प्रकार से ये अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन में कुछ काम नहीं हुआ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन में अगर सिरसा जिले के काम की बात बता रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा
कि अगर गुड़गांव को किसी ने बसाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने पहचान दिलाने का काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। IMT मानेसर को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। बावल को अगर किसी ने बसाने का काम किया था तो वो उद्योगों को लाने का काम अगर किसी ने किया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया गया था। और उन उद्योगों के मार्फत अगर वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने का काम किया था तो वो शायद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी। इनको पता ही नहीं इन चीजों का, और इन चीजों का अगर हम जिक्र करते हैं तो कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसी योजनाएं लेके आए जो किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। वो हर वर्ग के देखिए, विकास कार्य तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर रूटीन के काम भी हर एक सरकार में होते हैं, विकास कार्य भी हर एक सरकार में होते हैं। जादौन साहब, आखिरी कमेंट आपका जनसंवाद यात्रा को लेकर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ज्योति जी 1 मिनट में पूरा कराऊंगा। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जनता से जो पूछकर जो काम किया, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत काम किया था, कि शायद उसी का ही फल है कि जनता उनको आज भी याद करती है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को याद करती है। उसको किसको चुनना है, और हम जो है राजनीतिक क्षेत्र में किसी को भी शून्य करार नहीं दे सकते। सबका अपना वजूद है। कोई 1% 2% वोट भी ले रहा है तो कहीं ना कहीं मतदाता का उसको किसी न किसी रूप में समर्थन मिल रहा है। तो अब ये है कि सब जितने भी हरियाणा के राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। ठीक है। और जनता से सीधे संपर्क में है। हाँ। अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट चुनाव के दौरान क्या आते हैं। विजयपाल जी, आखिरी कमेंट आपका कि आप लोगों में भी कोई बौखलाहट है क्या इनेलो की पदयात्रा को लेकर, कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जनता इनको नकार चुकी है, इनके कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं, इनको पता है। अच्छा। लेकिन हर विपक्षी पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। डरी हुई है। और अरे भैया बजरंग जी, पुराना कागज ना लो। भाजपा जाने वाली है, अरे भैया कांग्रेस आने वाली है। 1.5 साल के बाद चुनाव होना है। IB की रिपोर्ट, CID की रिपोर्ट जा चुकी है। आप 1.5 साल के बाद चुनाव, बजरंग जी का हरियाणा में टुकड़ा साफ है, ये पता लग चलिए देखते हैं किसके दावे हकीकत में या चुनाव परिणाम में तब्दील हो पाते हैं। अब तो सभी दल इलेक्शन मोड पर आ गए हैं, सभी दल इलेक्शन मोड पर आ गए हैं। मिशन 2024 में जुट गए हैं सभी की, किसी की यात्रा, किसी का कार्यक्रम जारी है। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सीएम की बजरंग दास, एक तो आप बोलने लगते हैं तो रुकते नहीं है सर। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा हमने की। तो सीएम की जनसंवाद यात्रा को लेकर बात की कि अब वाकई विपक्ष डर गया कि विपक्ष में घबराहट है, बौखलाहट है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों में कितना दम है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।